तो साल 2018 में मुश्किलें बढ़ेंगी, मायावती की मुश्किलें बढ़ेंगी। राज्यसभा में चुनाव जिस तरीके से होने हैं, विधानसभा चुनाव अभी आपने देखा। मेहमान जोड़ेंगे, सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे प्रधान संपादक हमसे जुड़े हुए हैं और प्रदीप सिंह कांग्रेस नेता हमसे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ये सियासत आपने देखा, समझने की कोशिश करेंगे अमिताभ सर से। सर, पहला सवाल आपसे कि साल 2018 में विधानसभा जो अभी ये चुनाव हुए हैं, राज्यसभा में मायावती को किस तरीके से देखते हैं कि मायावती जो अभी जिस तरीके से सियासी पार्टियां हैं उनका आपने देखा, और साल 2018 को आप जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, इसकी मुश्किलों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केवल राज्यसभा का चुनाव ही एक विषय नहीं है जी। विधानसभा के जो नतीजे आए, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में तीनों दलों को संकट में डाल दिया। बसपा, सपा और कांग्रेस जी। भविष्य की राजनीति की शुरुआत कहां से करें, अभी तो उनको यही तय करना होगा। राज्यसभा का चुनाव विशुद्ध गणितीय चुनाव होता है जी। विधायकों की संख्या पर निर्भर होता है, उसका बाकी किसी राजनीतिक विषय से ताल्लुक नहीं होता। एक फॉर्मूला है आपके पास, उस फॉर्मूले में फिट होने की तादाद भर विधायक हैं तो आप राज्यसभा पहुंच जाएंगे। अब मायावती जी की पार्टी जिस स्थिति में पहुंची है विधानसभा चुनाव में, उसमें बिल्कुल साफ है तस्वीर कि उनका कोई भी उम्मीदवार राज्यसभा में नहीं आ सकता, न मायावती जी खुद न दूसरा। तब एक विकल्प बचता है कि आप अलायंस में जाएं, कहीं कुछ दूसरे दल आपको विधायक दें। तो विधायक भी अब कहां है उत्तर प्रदेश में? 46-47 सपा के पास है, 5-6 कांग्रेस के पास है, इसके अलावा तो फिर विधायक बीजेपी के पास है जी। तो एक ही रास्ता बचता है कि सपा और बसपा इस बात के लिए राजी हो कि भाई चलो मायावती जी को राज्यसभा भेजे। वही संकट अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी के सामने भी होगा। उनके लिए भी उत्तर प्रदेश विधान परिषद में अपने लोगों को री इलेक्ट कराना। 18 में अखिलेश जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है विधान परिषद का जी। 18 में ही नरेश अग्रवाल, किरण नंदा और जय बच्चन, इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है राज्यसभा में। उनके सामने भी वही समस्या आएगी जी। जितनी सीटें उन्होंने विधानसभा में जीती हैं समाजवादी पार्टी ने, उससे आप 1.25 सीट के हकदार होते हैं, 1.5 सीट के। तो संकट सबके लिए है जी। ये संकट ऐसा नहीं कि किसी इन तीन में एक पार्टी के लिए है, तीनों के लिए संकट भारी है। कांग्रेस को बस थोड़ा सा एज ये मिल जाता है कि कांग्रेस चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, तो जैसे संजय सिंह को वो आसाम से राज्यसभा में ले आए थे, डॉक्टर संजय सिंह को, वो विकल्प उनके पास रहते हैं जी। पंजाब जीते हैं, ठीक ठाक सीट जीते हैं, वहां से कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास भी कुछ नहीं बचा जी। तो मुझे लगता है शायद ये मजबूरी भी पुनर्ध्रुवीकरण की ओर दोनों इन तीनों पार्टियों को जाने के लिए प्रेरित करेगी, ऐसा लगता है जी। तो आखिरकार इस समस्या से निदान पाने के लिए इससे कैसे बचा जाए, अब क्या रणनीति हो सकती है? रणनीति के तहत अगर बात करें तो एक क्या रणनीति बनती है? क्या रणनीति आप देखते हैं कि ये रणनीति हो तो साल 2018 में हम बच सकते हैं? अभी तो सभी पार्टियों ने बहुत बुरी तरीके से बीजेपी के हाथ जो है आपने देखा कि किस तरीके से मात खाया, और अब जो है अब क्या रणनीति अपनाएं? नहीं, अभी आज कोई रणनीति अपनाने का विषय नहीं है। आज तो मूल प्रश्न ये है जी, राज्यसभा छोटा प्रश्न है। हाँ। इससे बड़ा प्रश्न है 2019 का लोकसभा चुनाव जी। 19 के लोकसभा चुनाव में आज मणिशंकर अय्यर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। हाँ। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि कांग्रेस को अपनी लीडरशिप में परिवर्तन करना होगा और कांग्रेस को इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि आप अकेले नरेंद्र मोदी की भाजपा से नहीं लड़ सकते जी। अय्यर गांधी परिवार के करीबी लोगों में से गिने जाते हैं। जी।
राजीव गांधी के मित्र थे। अगर मणिशंकर ऐसी बात कह रहे हैं तो इसके पीछे कांग्रेस के भीतर कहीं ये बात ट्रेवल कर रही है, कहीं ये बात जी पनप रही है, उभर रही है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के परिणाम जी गैर भाजपा दलों को इस बात के लिए विवश भी कर सकते हैं कि आप लोग अपने अपने पर्सनल ईगो को छोड़कर एक मंच पर आइए। मुझे लगता है ये परिस्थिति बन सकती है। जी केसी जैन साहब 18 में विधान परिषद और राज्यसभा की बात तो है ही है, 19 में लोकसभा भी है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भाई सब एक हो गए तो मोदी से लड़ पाओगे, अकेले अकेले नहीं। जैन साहब, जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में परिणाम आए और मायावती जी 0 हो गई, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली और उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को 2 सीटें मिली। उसके बाद में ये जो विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, सारे दलों को सोचना पड़ेगा कि किस रणनीति से काम हो जिससे कि कम से कम पार्टियों की अपनी इज्जत बची रहे। जो स्थिति हो गई है वो उसको स्वीकार करना पड़ेगा और जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसमें सुधार नहीं हो सकता है। तो कहां पे क्या गलती हुई? उत्तर प्रदेश में आप लगातार कहते रहे कि उत्तर प्रदेश और बिहार, जितनी बार भी हम लोग चैनल पे डिबेट में बैठे, आपने एक बात की ओर इंगित किया कि ये उत्तर प्रदेश और बिहार ये ऐसे 2 चुनावी क्षेत्र हैं भारत देश के जहां पर जाति और संप्रदाय से चढ़कर बोलता है। फिर सबने अपनी अपनी गंदे डालने की कोशिश की। मायावती जी ने तो ऐलान किया कि भाई लगभग 191 हमने अपने प्रत्याशी मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। तो ये कहीं इसका नुकसान तो नहीं हुआ फायदे के बजाय इन सब चीजों का? तो इन सारी चीजों पे मंथन करना पड़ेगा और उसके बाद में जो मणिशंकर अय्यर जी ने कहा उस पर भी बिल्कुल विचार करने वाला है कि किस तरीके से पार्टियां बचे, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में था कि क्षेत्रीय दलों का एक वर्चस्व था, लोकसभा में भी और विधानसभा में तो था ही था। जिस तरीके से पिछली लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी एक अपने यहां से लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें लेकर के वहां पे मोदी का जादू नहीं चला। आखिर क्या था वहां पर? हम क्यों फेल हुए? जब जादू चला तो उत्तर प्रदेश में क्यों चला, ममता बनर्जी के वहां नहीं चला? तो इन सारी चीजों के ऊपर मंथन करना पड़ेगा। और ठीक है जैन साहब, ये सोचिए समाजवादी पार्टी और जवानी कुर्बान भैया तेरे नाम इस नारे से आगे बढ़ के सोचे, तब बात बनेगी। ठीक है जैन साहब, आएंगे आपके पास। प्रदीप सिंह, आपकी पार्टी के बड़े नेता, गांधी परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर ने आज जो बात कही कि अगर मोदी से लड़ना है तो सारे गैर भाजपा दलों को एक होना होगा, अकेले अकेले कोई नहीं लड़ पाएगा। प्रदीप सिंह, और साथ में उन्होंने कहा कांग्रेस को अपनी लीडरशिप बदलनी होगी। क्या कहेंगे मित्र? अमिताभ जी, ये हर बार ऐसी, चाहे 77 की स्थिति रही हो या उससे पहले की स्थिति रही हो या उसके बाद की तमाम स्थितियां रही हो, जब जब कांग्रेस कमजोर पड़ती है चुनावी गणित में, इस तरह की बातें उठती है और नेतृत्व पे सवाल खड़े होते हैं। और हमारे नेतृत्व, चाहे इंदिरा जी का समय रहा हो, चाहे राजीव जी का समय रहा हो, हमारे नेतृत्व ने बार बार करके दिखाया है कि हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है। निश्चित तौर पर इस चुनाव की समीक्षा होनी चाहिए। और कुछ देखिए, आज मोदी जी ने चुनाव के तमाम मुद्दे बदल दिए। आज जातीय गणित या अगड़ों पिछड़ों की राजनीति या इस तरह की राजनीति, हमें लगता है ऐसा ये तिलिस्म टूट चुका है। हमें इस मुद्दे, इस बात को समझना होगा और उसका आत्ममंथन करना होगा, चिंतन करना होगा।
आज कांग्रेस के लिए बहुत मंथन का समय है, चिंतन का समय है। सबसे पहली बात यह है, यही बात आपने 14 के चुनाव के बाद कही थी, अब यही बात आप 17 के चुनाव के बाद कह रहे हो, यही आप 19 के बाद कहोगे, यही आप 22 के बाद कहोगे कि मोदी ने मुद्दे बदल दिए। अमिताभ जी नहीं अमिताभ अरे आप क्या कहते हैं, आपको नहीं बदल लिए मुद्दे? हमने देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमने मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए अमिताभ जी। हमने मुद्दे बदल लिए की बात उन पर आरोप नहीं है, ये आत्मचिंतन का विषय है, ये मैं कह रहा हूं। मुद्दे बदलने की बात आप पूरी बात समझिए, पूरी बात आ जाने दीजिए। आप ये समझिए कि सबसे बड़ी बात ये हुई है कि हमारे संगठन में यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के दरवाजे विद्यार्थियों और नौजवानों के लिए लगभग बंद से हो गए हैं। चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आज जुलाई का सेशन जब स्टार्ट होता है तो हमारी विचारधारा के पंपलेट कैंपसों में पहुंचने में दिक्कत आ रही है। यूथ कांग्रेस में युवाओं की एंट्री बैन हो रही है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। और हमें लगता है नेतृत्व को यह चुनावी प्रक्रिया से हटकर पार्टी के अथॉरिटी और डिसमिसल अथॉरिटी की ताकत यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के अध्यक्षों को देनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हमको सेकुलरिज्म की परिभाषा को भी परिभाषित करने की जरूरत है। जिस तरह हम सेकुलरिज्म की बात करते करते कहीं एक अल्पसंख्यक परत नजर आने लगते हैं, तब इसे परिभाषित करने की जरूरत है और पूरी तरह परिभाषित करने की जरूरत है कि वाकई सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं होता कि हम अल्पसंख्यक परत हैं। माननीय मोदी जी ने केवल सेकुलरिज्म की इस परिभाषा को परिभाषित करते हुए 3 पार्टियों को कब्रिस्तान के पक्ष में खड़ा कर दिया और वो अकेले संसार के पक्ष में खड़े हो गए। ऐसी परिस्थिति में ये निश्चित तौर पर ऐसे जो सेकुलर विचारधारा की पार्टियां हैं उन्हें ये विचार करना होगा कि हम सेकुलर की परिभाषा कमेटी बनी थी, हमको वाकई एंटोनी कमेटी बनी थी, उसने हार के लोकसभा में हार के कारणों की समीक्षा की। उस कमेटी की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया होता, अपना चाल चलन सुधारा होता तो ये दिन नहीं देखने होते। निश्चित तौर पर ये कमियां कांग्रेस में है। अगर निश्चित तौर पर अगर ये बदलाव किया गया होता तो परिस्थितियां बदलती। आज भी समय है। हम जिन मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की आवाम के बीच में गए थे उनमें तमाम मुद्दे चुनावी माहौल में गायब हो गए। जैसे कि किसानों की कर्जा माफी का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा था। हमने चूंकि यूपीए 2 में कर्जा माफी की थी, लोग हम पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आई कि ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की झोली में चला गया। और आज रूरल एरिया के किसान और गरीब मतदाता जैसे उज्ज्वला योजना पर हमने ध्यान नहीं दिया। उज्ज्वला योजना ने मनरेगा और कर्जा माफी जैसा अटैक किया गांव के गरीबों के बीच और किसानों के बीच। सिंह अभी 10 दिन के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ का फैसला कर देगी। आपकी झोली में फिर कुछ नहीं बचेगा, बिल्कुल आपकी खाट फिर खड़ी हो जाएगी। क्या करेंगे? नहीं अमिताभ जी देखिए, यहां भ्रम पैदा किया जा रहा है। इनके नेताओं द्वारा यह बात कही गई है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अब इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों में बैठकर ये बता रहे हैं कि अब हम सीमांत किसानों के कर्जे माफ करेंगे। ये स्टार लगा रहे हैं, तमाम ऐसे टैग लगा रहे हैं जिसके आधार पर ये बातें कर रहे हैं। आप अपने चैनल पर इनके बड़े नेताओं का बयान दिखाइए, इनके भाषण दिखाइए। इन्होंने साफ शब्दों में ये बात कही है कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। अब ये टैग लगाने की बात कर रहे हैं और जैसे ही ये टैग लगाएंगे हम सवाल खड़ा करेंगे और निश्चित खड़ा करेंगे। अरे आप सवाल खड़ा कर पाते तो जनता पे भरोसा नहीं करती। दिलीप श्रीवास्तव, क्या भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जी 2019 की लड़ाई के लिए एक ग्रैंड अलायंस बिहार जैसा आप पूरे देश में देख रहे हैं? अमिताभ जी, पहले तो आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
उत्तर प्रदेश में जिस तरह का जनादेश जनता ने दिया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे दलों को के मुंह बंद हो चुके हैं और जनता ने उन्हें नकार दिया है। अब ये एकजुट हो और जिस तरह जिस वोट बैंक को बेचने का काम बहुजन समाजवादी पार्टी करती रही, उसको भी जनता ने नकारा। समाजवादी पार्टी जिसका दम भरती थी, जिस वोट बैंक का तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, उन्होंने भी नकारा। कांग्रेस भी नकारी गई। 105 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 7 सीटों पर आ जाती है। आप देखिए पूरा, अगर ये तीनों लोग एक दूसरे मिल जाए, महागठबंधन कर लें, लेकिन इनको राजनीति की जनता के द्वारा जनादेश जो दिया गया है उस पर मंथन करने की आवश्यकता है, जनहित के मुद्दों को पकड़ने की आवश्यकता है, इनको सीखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। इनको हमारे प्रधानमंत्री जी से अनुकरणीय करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। किस तरह वो सकारात्मक राजनीति करते हैं, जिस तरह से प्रश्न चिन्ह लगाया गया कि 3 दिन मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र में रुके। क्या राहुल जी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं रुक सकते थे? जनता का सामना नहीं कर सकते थे? जनता से मिलजुल के काम नहीं कर सकते थे? सोनिया जी नहीं कर सकती थी या आदरणीय मुलायम सिंह जी नहीं कर सकते थे? इन सारे चीजों पर अगर सोचना चाहिए, क्योंकि ये लगातार आप देख रहे होंगे तुष्टीकरण की नीति, लूट खसोट की राजनीति, इसी पे ये लोगों का पूरा कैंपेन चला और किस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार चली। जनता के मुद्दों को तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उठाया और यही एक जनादेश भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। और तीनों दल एक साथ मिल भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबों की आवाज मोदी जी बन चुके हैं, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से, प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से, गरीब किसानों की आवाज बन चुके हैं मोदी जी। तो ये तीनों लोग एक साथ मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे गैंग बना के, चाहे महागठबंधन पर बनकर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, केसी जैन साहब, मुझे लग रहा है कि अभी भी जो विपक्षी दल हैं उत्तर प्रदेश में, गैर भाजपा दल, उनके बीच में जो अहंकार की राजनीति है वो अभी भी जा नहीं रही। जीत में विनम्र हो न हो आदमी, पराजय में तो विनम्र हो जाता है और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करता है। लेकिन आज मैं समाजवादी पार्टी की बैठक देख रहा था, वहां भी दिल मिले जैसी बात नजर नहीं आई। जैन साहब, देखिए अमिताभ जी, अब ये तो एक बड़ा विषय है और सारे दल अपनी अपनी समीक्षा कर रहे हैं कि चूक कहां पे हुई, क्या कारण है। लेकिन एक बात जरूर है अमिताभ जी कि बहुत बड़े बड़े मैंडेट मिले और उसके बाद में हार हुई और हार के बाद में फिर जीत हुई। देखिए बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किस तरीके से साफ हुई थी, उसके बाद में समाजवादी पार्टी का इस बार जो हश्र हुआ, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी 324-325 सीटें ले आती है तो अब उसका एकाधिकार हो गया कि नहीं, ये विश्व विजयी हो गए और हमेशा के लिए जो है ये अजात शत्रु हो गए, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे जीतने जैन साहब, चिंतन मनन एक चीज में अंतर है, एक चीज में अंतर है, उसको समझना होगा। 1952 से, जैन साहब, 1952 से आज तक इतना बड़ा मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला। 1952 से आज तक 205 पे भी सरकार बन जाती, 203 पे भी बन जाती। देखिए अमिताभ जी कि जो वोटर होता है, वोटर तो अपना एक वोट देता है ना, उसको तो नहीं पता सरकार किसकी बन रही है या हमारे वहां की विधानसभा निकल रही है नहीं निकल रही है। लेकिन जरूर ये कहीं ना कहीं सारी जगहों के वोटर ने एक मन बनाया और इनकी 325 सीटें हैं। लेकिन इस कभी कभी ऐसा होता है, इसके पहले बीएसपी की फुल मेजोरिटी की सरकार थी, हमारी फुल मेजोरिटी की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी। तो ये चीजें चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और ठीक है कि हमारा कहीं चिंतन मनन मंथन और हमारे मुद्दे हम देखिए अमिताभ जी पूरी की पूरी तरीके से विकास को केंद्रित हुए। अब वो जनता को विकास के साथ साथ क्या चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि जनता ने विकास को पूर्ण से स्वीकार कर दिया। विकास के साथ साथ जनता को क्या चाहिए,
शायद वो चीजें हम लोग नहीं दे सकते। नहीं क्या जैन साहब, एक मिनट हम लोग जैन साहब, क्या आप ये कह रहे हो कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की समझ नहीं? फैसले दिल से लेती है। नहीं अमिताभ जी, हमने आपसे स्पष्ट कहा कि विकास के साथ साथ जनता को क्या चाहिए। देखिए अमिताभ जी, इन्हीं चीजों की जो चीजें समाजवादी सरकार ने दी है, जो चीजें माननीय अखिलेश यादव जी ने दी है, अभी आप देखिएगा 4, 5, 6 महीने के बाद सरकार जीतने के बाद में इन्हीं चीजों की तारीफ होने लगेगी कि हाँ एम्बुलेंस सेवा अखिलेश जी ने दी थी, मेट्रो पे हम बैठ रहे अखिलेश जी ने दी थी। तो ये जो चीजें हैं और इनकी अभी तारीफ होने लगेगी। लेकिन होता क्या है कि जब जनादेश आता है उस समय जनता का माइंड क्या होता है। अब आप ही देखिए कि बीच में एक बार लड़ी थी कि नहीं मायावती जी आ रही और लड़ाई बसपा और समाजवादी पार्टी में, लेकिन हमने एक गलती और की। हमने क्या किया, हमने स्वयं भाजपा को खड़ा कर दिया। अमित शाह जी के एक बयान को हमने तोड़ दी। अमित शाह जी ने कहा उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं, बीएसपी कहीं मैदान में नहीं है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जनता ने भी ये देखा कि बीएसपी कहीं पे है ही नहीं है, और जो बीएसपी का वोटर था उसको लगा बीएसपी नहीं आ रही है, और वो नहीं चाहते, जो लोग नहीं चाहते थे कि समाजवादी पार्टी आए, वो वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ कन्वर्ट हुआ। तो एक बात ये हमें लगता है कि एक बड़ी चूक है। बाकी ये शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। ये समझ आ रही है, बढ़िया ठीक है, वो करेंगे। अगर ये समझ आ रही है तो ठीक है। प्रदीप सिंह, वहां भी नुकसान हुआ। एक प्रश्न आता है कि भाई विकास पर चुनाव लड़ा गठबंधन ने, तो क्या ये कहना चाहता है गठबंधन अब कि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास की समझ नहीं, या उत्तर प्रदेश की जनता को विकास पसंद नहीं? अमिताभ जी, कई बार ऐसे वक्त, ऐसे समय, ऐसे मुद्दे आए हैं जब मुद्दे तात्कालिक हुए हैं और जो सत्ता बदली है, चाहे 77 की स्थिति रही हो और चाहे 89 की स्थिति रही हो, तमाम ऐसी स्थितियों में बात बदली है। आज ये चुनाव कहीं न कहीं ध्रुवीकरण का चुनाव था, और भारतीय जनता पार्टी और जिस तरह चुनाव का ध्रुवीकरण किया, हमें लगता है ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक पहलू है। इस तरह अगर इन मुद्दों पे चुनाव लड़े जाएंगे तो हमें लगता है संघीय ढांचे और यहाँ की सेकुलरिज्म की जो व्यवस्था है उस पर एक बड़ी चोट होगी। ऐसा होना नहीं चाहिए। चुनाव निश्चित तौर पर विकास के मुद्दे पे लड़े जाने चाहिए। और गठबंधन ने कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस की बाद में शिकायत करती है। आप चुनाव नहीं लड़ रहे थे प्रदीप सिंह, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही थी ना, आपने एजेंडा क्यों नहीं सेट किया चुनाव का? आज आप शिकायत कर रहे हो कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। आपकी शक्ति होती, आपका जनाधार होता तो आप एजेंडा सेट कर देते चुनाव का। अमिताभ जी, 2 लाइन की बात कहूंगा। हाँ, गांव में सोशल वर्कर होता है, हाँ, जो गांव के विकास की बात करता है, वहां के बच्चों की शिक्षा की बात करता है, लेकिन एक गैंगस्टर उसी गांव में होता है, एक गोली चलाता है और पूरे गांव का अटेंशन लेके चला जाता है। लेकिन जब वो अटेंशन लेने के बाद, जब कुछ दिन बाद गांव वालों को ये बात समझ में आती है कि हमारा अटेंशन किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ चला गया जो गांव के विकास की बात नहीं कर रहा है, तब जाके गांव वालों की बात समझ में आती है और वो सोशल वर्कर की तरफ बढ़ते हैं। यही परिस्थिति है। आज इस तरह की भाषा बोलकर एक ऐसा तबका ठीक है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भले ही सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन अभी मुश्किलें जो हैं वो लगातार बरकरार है। अमिताभ सर से समझना चाहेंगे। सर, आप ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि आप 4 चंद उदाहरणों की बात कर रहे थे कि जो वो सिर्फ विकास के एजेंडे पे बात किए गए, वो सिर्फ एक बात तक ही सीमित रह गए। आखिर वो कौन से उदाहरण हैं जो कि सिर्फ बात तक ही सीमित हो गए, वो फलीभूत नहीं हो पाया?
दिलीप श्रीवास्तव में आऊंगा आपके पास। एक बात मैं कह दूं प्रदीप जी से और केसी जैन साहब से, लोकसभा चुनाव, मेरी बात धैर्य से सुनिएगा, अच्छी लगेगी जी। लोकसभा चुनाव जब समाप्त हुआ तो कांग्रेस और बसपा और सपा तीनों पार्टियों के बड़े नेताओं ने शब्दों का थोड़ा थोड़ा अंतर करके मूल रूप से एक बात कही कि भाई इस बार तो मोदी ने बरगला लिया, अभी 2017 में यूपी चुनाव आ रहा है, आटा दाल का भाव पता लग जाएगा। जी, यही बात मुलायम सिंह जी ने कही, यही बात राहुल जी ने कही, यही बात बहन जी ने कही कि आपने गुमराह करके वोट ले लिया और काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती और चुनाव में आपको पता लग जाएगा। अब विधानसभा चुनाव जब बीत गया तो मैं देख रहा हूं वही बात सपा बसपा और कांग्रेस फिर कह रहे हैं, तो बात में जान नहीं बची ना। अगर 14 में गुमराह किया था तो इस बार इनकी सीट आनी चाहिए थी 50। जी, 2.5 साल पहले अगर इन्होंने ठगा था तो इनको फिर 325 क्यों? और आप ईमानदारी से काम कर रहे थे तो आपको 7 सीट क्यों? बिल्कुल, ये मसला है, इस पर चिंतन करेंगी पार्टियां तो शायद भविष्य का रास्ता समझ पाएंगी। दिलीप श्रीवास्तव, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अमिताभ जी, जैसा प्रदीप जी अभी बता रहे थे, एक उदाहरण भी दे रहे थे, ये तो खुलेआम जनादेश का अपमान करने की बात कर रहे हैं। ये विकास समझा नहीं पाए कि जनता इनका विकास समझ नहीं पाई। दोनों में अंतर है, क्योंकि जनता ने इनको नकारा, जनता ने कांग्रेस के युवराज को नकारा, कांग्रेस के युवराज के चेहरे को नकारा और दोनों गठबंधन को ठगबंधन करार देते हुए जनता ने नकारा। तो ये तो जनादेश का अपमान करते हुए ये बता रहे थे, उदाहरण जिस तरह का ये दे रहे थे। यानी उत्तर प्रदेश की जनता को समझ नहीं है, लोकतंत्र में जन का बहुत महत्व होता है और संघीय ढांचे पे जिस तरह से ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो जनता ने जनादेश दिया। अगर आपके मुद्दे सही होते, आप जनता के मुद्दों पे लड़ रहे होते, जनहित पे लड़ रहे होते, आंदोलन कर रहे होते, धरना दे रहे होते, प्रदर्शन कर रहे होते, तो लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश में जनादेश आपको मिलता। अगर आपके युवराज अच्छा कार्य कर रहे होते, सकारात्मक राजनीति कर रहे होते जनता के साथ, तो आपको जनादेश मिलता। लेकिन आपने किया नहीं, मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला। जनादेश का सम्मान होना चाहिए, जनादेश का अनादर नहीं करना चाहिए। आप जिन मुद्दों, आपको अपनी खामियां को पहचान के फिर जनता के बीच में जाना चाहिए। लेकिन जो उदाहरण आपने दिया वो जनादेश को अपमान करने वाला है। ठीक बात। जैन साहब, अभी प्रदीप जी कह रहे थे, उसके बाद हम लोग ब्रेक पे चले गए। ब्रेक के बाद जब हम आए तो हम लोगों ने एक बात रखी कि लोकसभा चुनाव के बाद भी यही बात कही गई थी कि बीजेपी ने गुमराह किया। हालांकि मैं मानता हूं कोई पार्टी इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर नहीं कि हिंदुस्तान के अवाम को गुमराह कर ले। बिल्कुल, किसी पार्टी के बस की बात नहीं, करना भी चाहे तो कर नहीं सकते। इस देश का आदमी इतना समझदार है। खैर, आपने 14 में कहा कि इन्होंने लोगों को गुमराह कर लिया, 17 में इनको पता लग जाएगा। 17 के परिणाम के बाद फिर वही बात बोल रहे हो कि 17 में गुमराह कर लिया, अगली बार 19 में पता लग जाएगा। जैन साहब, देखिए अमिताभ जी, जो आपका प्रश्न है बिल्कुल लाजमी है और राजनीति में निराशा से तो काम चलता नहीं और हो सकता है एक बार चूक हो गई, लेकिन आप ये देखिए कि जिस नोटबंदी की तारीफ करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से समर्थन मिला, नोटबंदी का जनता ने स्वागत किया और हमें ये प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ साथ 4 अन्य राज्यों में चुनाव हो रहे थे जिनमें से 3 राज्यों में इनको करारी हार मिली। ये अलग बात है कि इन्होंने सरकार जोड़ तोड़ करके बना ली। गोवा में इनके 6 मंत्री हारे, मुख्यमंत्री भी वहां का हार गया और इनको 13 सीटें मिली
कांग्रेस को वहां पे 17 सीटें मिली, इसी तरीके से मणिपुर में हुआ, इसी तरीके से पंजाब में हुआ। पंजाब में तो खैर जनता ने फुल मैंडेट दिया और इनकी कहीं पे कोई चाल नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इससे ये पता जरूर चलता है कि जनता ने कहीं पर भी नोटबंदी का समर्थन नहीं किया। अगर नोटबंदी मुद्दा होता तो जरूर ये अन्य राज्यों में भी, अरे यूपी और उत्तराखंड की जनता ने क्या किया? नोटबंदी के खिलाफ वोट दिया। जैन साहब, गोवा, मणिपुर और पंजाब, बता रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात धैर्य से। गोवा, मणिपुर और पंजाब सबकी कुल आबादी जोड़ दो, सुन लो, सबकी आबादी जोड़ दो, बनारस मंडल के बराबर है। बिल्कुल। वहां 22 करोड़ लोगों के सूबे ने क्या कहा? वो प्रदेश बड़ा प्रदेश है अमिताभ जी, बिल्कुल। और यहां पे जो सीटें हैं वो 405 सीटें उत्तर प्रदेश में, जहां गोवा में 40 सीटें, यहां 405 सीटें। तो इस तरीके से सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पे जरूर इनको फुल मैंडेट मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नोटबंदी से जनता ने इनका समर्थन किया, अन्य तमाम सारे मुद्दे रहे। और शायद जो चीज अभी आप कह रहे थे कि जनता ने विकास को पसंद नहीं किया या विकास से अलग हट करके जनता ने वोट दिया, तो हमने उस चीज को स्वीकारा और बताया आपको कि जनता को विकास के साथ साथ क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या मुद्दे चाहिए, शायद उसमें हम सफल नहीं हुए। विकास और डेवलपमेंट पे अगर सिर्फ अगर डेवलपमेंट पे वोट पड़ता तो हम पूर्ण वोट की सरकार बनाते। और जो हम 300 प्लस की बात कर रहे थे, बिल्कुल जरूर हमारी 300 प्लस की सीटें आती, क्योंकि जिस तरीके से काम हुआ इस तरीके से काम तो कहीं नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारी और चीजें रही, बहुत सारे और मुद्दे। प्रदीप सिंह जी, प्रकाश कई बार एक बेसिक सवाल, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक बेसिक सवाल मेरा, अगर विकास को हम मुद्दा माने तो विकास स्थूल चीज है। ये तो सुनो, विकास स्थूल चीज है, भौतिक चीज है, जो आंख से दिखती है, हाथ से छू के देखी जा सकती है जी। उसमें कोई माई का लाल किसी को क्या गुमराह करेगा? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। बड़े बड़े नेताओं से मैंने पूछा, हर पार्टी के, मुझे कोई समझा नहीं पाया। अगर मेरे गांव में स्कूल खुल जाएगा, मेरे गांव में अस्पताल खुल जाएगा, मेरे बाल बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे, बहू बेटी आराम से घूम पाएंगे, तो मैं क्या भाजपा वालों की बात सुनूंगा? कभी नहीं। कांग्रेस की सुनूंगा? नहीं। बसपा की सुनूंगा? नहीं। मैं तो जो आंखों से देखूंगा प्रदीप भाई, उसी पे भरोसा करूंगा ना। तो हुआ है ना। और मान लो, एक उदाहरण दे रहा हूं, मान लो मेरे गांव में अस्पताल नहीं खुले, स्कूल नहीं खुले, और सारी पार्टियां मिलकर चिल्लाए कि अमिताभ जी के गांव में स्कूल खोल दिया, अमिताभ जी के गांव में अस्पताल खोल दिया, तो क्या मैं मान लूंगा? नहीं ना। फिर विकास के मसले पर कोई कैसे किसी को गुमराह कर सकता है और कोई कैसे गुमराह हो सकता है? प्रदीप जी, अमिताभ जी, विकास के मुद्दे पर निश्चित तौर पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा था और हमने इसकी बात की, चाहे वर्तमान सरकार के विकास के एजेंडे की बात रही हो, चाहे हमारे मुद्दों की बात रही हो, हमने लगातार विकास के मुद्दों पर चर्चा की। लेकिन आप एक बात बताइए, या एक मोहल्ला हो, एक इलाका हो, वहां पे गरीब तबका रहता हो जिसकी शाम की रोटी की व्यवस्था ना हो, उसी गांव मैं बता रहा हूं, उसी गांव के एक मंदिर में एक बात कही निकल आवे कि यहां पर अमुक व्यक्ति ने सुअर लाके डाल दिया है, क्या वो भूखा व्यक्ति उसकी जंग लड़ने जाता है या नहीं जाता? अगर जाता है तो निश्चित तौर पर भावनाओं के आधार पर मतों का विभाजन किया जा सकता है। और ये यही नहीं, देश के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों में, चाहे वो भारत की बात रही हो, चाहे अमेरिका की बात रही हो, चाहे ट्रंप की बात रही हो, चाहे मोदी जी की बात रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात रही हो,
पूरा का पूरा चुनाव कहीं पर निश्चित तौर पर राष्ट्रवाद या एक बहुसंख्यक आबादी और अल्पसंख्यक आबादी को मुद्दा बना के लड़ा गया है और ये चुनाव इस मुद्दे पर हुआ है। हमारी कोशिश होगी कि हम एक बार फिर विकास के मुद्दे पर लोगों के बीच में जाएंगे। राष्ट्रवाद क्यों बुरा है? पहले प्रदीप सिंह, राष्ट्रवाद बुरा क्यों है भाई? हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसका वाद चलना चाहिए। क्या दिक्कत है? की बात मैंने नहीं कि बहुसंख्यक जी नहीं, हमने बहुसंख्यकवाद कहा है, राष्ट्रवाद की बात नहीं कही है। हमने बहुसंख्यकवाद कहा है। बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकवाद की राजनीति में ये आपने राष्ट्रवाद शब्द बोला, इसलिए मैंने कहा। दिलीप श्रीवास्तव कहना चाह रहे थे। जी दिलीप जी, नहीं अपने शब्द में वापस देता हूं, बहुसंख्यकवाद की बात कर रहा हूं। ठीक है प्रदीप, ठीक है दिलीप श्रीवास्तव। गायत्री प्रजापति एक बड़ा मुद्दा थे चुनाव के समय। ब्रांड एम्बेसडर थे जी, ब्रांड एम्बेसडर थे गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार के, इस गठबंधन के, राहुल जी के भी और अखिलेश जी के भी। सत्ता चली गई, उत्तर प्रदेश की पुलिस समाजवादी पार्टी के अधीन, वही उत्तर प्रदेश की पुलिस जैसे ही सत्ता जाती है परिणाम आता है गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो जाते हैं। शपथ नहीं हुई, अभी शपथ नहीं हुई, लेकिन गायत्री प्रजापति गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस चुस्त दुरुस्त होकर कार्यवाही कर लेती है। जी ये है कानून सही आयना। हरदोई के जनप्रतिनिधि का बयान भी दिखा दीजिए, कानून का बयान भी दिखा दीजिए। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। अभी आपके सामने राष्ट्रवाद की बात कही, बहुसंख्यकवाद की इन्होंने बात कही। क्या वंदे मातरम कहना अपराध है? भारत माता की जय कहना अपराध है या जय श्री राम कहना अपराध है? आप इस पर भी राजनीति करते हैं। जब वंदे मातरम एक आदमी कहता है तो उस पर भी राजनीति करती है कांग्रेस। जय श्री राम कोई के बोलता है तो उस पर भी राजनीति करती है कांग्रेस। भारत माता की जय कहते हैं तो उस पर भी राजनीति करती है। तो ये इनको समझना चाहिए कि राष्ट्रवाद के मसलों पे राजनीति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप इन्होंने अभी डिबेट में इन्होंने राष्ट्रवाद का बात करी। क्या राष्ट्रवाद की बात करना गलत है? क्या हम जिस देश में रहते हैं उस देश की बात करना क्या गलत है? क्या ये सारी चीजें राजनीति से ऊपर है? भाई जो हम जिस देश में रहते हैं, भारत माता की जय बोलना क्या आप नहीं बोलेंगे या कांग्रेस नहीं बोलेगी या समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी या बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं बोलेगी? या वंदे मातरम कहने से आपको जो है कहने में शर्म आएगी या आप कहेंगे वंदे मातरम हम नहीं कह सकते? तो इनको सोचना पड़ेगा कि इनकी राजनीति की दिशा किस दिशा में जा रही है। क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे हमेशा? मैंने एक छोटा सा अमिताभ जी उदाहरण दिया गायत्री प्रजापति का। अभी बाकी जो मुद्दों की ये बात कर रहे हैं, ठीक है, आप रूप में हमारे केसी जैन साहब, बड़ा मसला है। दो छोटे छोटे सवाल खड़े हुए। एक सवाल खड़ा हुआ, क्या गायत्री प्रजापति जैसे चेहरों ने गठबंधन की छवि को नुकसान पहुंचाया चुनाव में? एक। और दूसरा मसला, क्या गठबंधन की इमेज ऐसी बन गई कि आप एक वर्ग की तुष्टीकरण के लिए दूसरे वर्ग के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कहीं कहीं? क्या इसका नुकसान हुआ जैन साहब? देखिए अमिताभ जी, दोनों चीजें जो है इसमें फैक्टर हो सकती है, लेकिन जो तुष्टीकरण की बात हुई, तुष्टीकरण होना ना होना अलग बात है, लेकिन किसी एक समुदाय विशेष पे इस चीज का एक रूमर फैला देना कि नहीं ये पार्टियां सिर्फ इनके लिए है, तो बिल्कुल उसका असर तो पड़ेगा अमिताभ जी। अब देखिए जैसे लैपटॉप बटा को कहीं किसी जात विशेष का कहीं लैपटॉप नहीं बटा, लेकिन हमारी विपक्षी पार्टी ने इसका खूब प्रचार किया कि लैपटॉप विशेष लोगों को दिया गया, सिर्फ विशेष लोगों को दिया गया, जबकि कोई भी एक भी आदमी न कोर्ट पहुंचा इसको लेकर के कि हाँ हमने इंटर पास किया था, मुझे लैपटॉप नहीं मिला। इस सत्र में हमको लैपटॉप बता और हम 10 लोग इस वर्ग के थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, हमको नहीं मिला लैपटॉप, कौन मिल गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस चीज को, इस रूमर को खत्म करने का भी काम नहीं किया अमिताभ जी। ये चूक है हमारी कि जब ये रूमर जनता के बीच में था तो इस मुद्दे को पकड़ना चाहिए और बिल्कुल पूरा इसका स्पष्टीकरण होना चाहिए था। ऐसे ही आप देखिए जैसे एम्बुलेंस था,
तो क्या एम्बुलेंस में जात पूछे कि किसी को लाया जाता है? जैन साहब आप सुलझे हुए आदमी है, जैन साहब सुलझे हुए आदमी है आप और अनुभवी है, इसलिए एक बात और पूछता हूं, एक मिनट रुकिए, एक बात और पूछता हूं आपसे। पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मैं कांग्रेस को नहीं कहूंगा, राहुल नहीं बोले, लेकिन सपा और बसपा ने पूरे चुनाव में, सुन लो मेरी बात, गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक ये कहा कि मुसलमान केवल हमें वोट दे क्योंकि हम असली वारिस हैं, उनके असली हितैषी। अगर दो बड़ी पार्टियां मंच से ये कहती है कि मुसलमान केवल मुझे वोट दे और तीसरी पार्टी फिर अगर हिंदू ध्रुवीकरण करती है तो फिर क्या अंतर है? आप भी तो वही कर रहे थे। मंच से रिकॉर्डेड स्पीच है, इनको झुटलाया नहीं जा सकता 100 साल तक, 1000 साल तक कि भाई मुसलमान समझे सच्चे हितैषी हम हैं, एक मुश्त वोट दे हमको। बिल्कुल। क्या ये चीज भी नुकसान दे गई जैन साहब? तो नुकसान देगी अमिताभ जी। हमने जब अभी हम डिबेट में आके इस डिबेट में शामिल हुए और आप मेरे पूछा तो हमने समीक्षा वाली बात रखी बीच में कि इस चुनाव को कसा, इस चुनाव को शमशान और कब्रिस्तान जो जीते तो ये इसीलिए जीते, ये ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन इस ध्रुवीकरण का लाभ मिला जो है भारतीय जनता पार्टी को, पूरा लाभ मिला। और हम जो इस मुद्दे को लेकर के आ रहे थे, माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना काम किया, शायद हम उस चीज को भी मौके पर नहीं ले सके और इसमें कई बार मीडिया में भी बातें आई। तो आपने भी किया ना जैन साहब, आपने भी तो ध्रुवीकरण के लिए पूरी कोशिश की। अगर हम अपने उस पर केंद्रित रहते जैन साहब, आपने और बसपा ने भी ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश की। जी जी, नहीं देखिए अमिताभ जी कि जब काम की बात आती है तो काम तो सबके लिए किया और ये तो र्यूमर फैलाया गया ना कि ये सिर्फ इनके है, ये तो र्यूमर फैलाया गया कि ये सिर्फ एक संप्रदाय। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ना मैंने पूछे नहीं, मैंने पूछा, सफल हुई। आपने और बसपा ने कहा कि मुसलमान सिर्फ हमें वोट दे, जनता ने दिया। क्या ये ध्रुवीकरण नहीं था? नहीं देखिए अमिताभ जी देखिए, हमने जब सबके लिए काम किया, पूरा प्रदेश में जब मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री सबके लिए होता है, मुख्यमंत्री जी संप्रदाय विशेष का नहीं होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव ने कहीं क्यों बोला? और आप देखिए एक चीज, एक नहीं आप कहा नहीं अमिताभ जी, ये चीज मायावती जी ने कही कि मुसलमान वोट हमको देगा, हमने नहीं कहा। दूसरी बात ये अमिताभ जी सुन लीजिए कि भारतीय उन्होंने भी कहा मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा, तो उन्होंने पूरा संदेश दिया कि नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने एक भी नहीं उतारा। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि ना मुझको इनका वोट चाहिए, ना इनका सपोर्ट चाहिए, और इस तरीके से, और ना मैं इनको टिकट दूंगा, ना हमारी सरकार इनके लिए। इस तरीके से जैन साहब अपना दृष्टिकोण बता रहे हैं, पूरा की पूरा 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं ने, उज्ज्वला योजना में जो गैस सिलेंडर वितरण हुआ मुस्लिम महिलाओं, उन सबने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। बात को सिरे से खारिज करता हूं, मैं ये नहीं मानता हूं बिल्कुल। अरे आज दिन में भारतीय जनता पार्टी जीती कैसे? मुस्लिम महिलाओं ने आपको वोट दिया, मैं नहीं मानता हूं। अरे आप ना मानिए, आपको तो जनता ने नकार दिया है, आप ना मानिए किसी चीज को, जनता तो मान रही है ना। इस बात का गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए। नहीं, घमंड कतई नहीं है, आरोप लगा रहे हो, इसकी बात आपको कहनी पड़ेगी। सुन लीजिए, जनता ने इसके पहले आपको नकारा था, बिल्कुल नकारा था, हमने इसका सम्मान किया था, और इसके पहले हमको और आपको दोनों को नकारा था। बहुजन समाज पार्टी को सरकार मिली थी उत्तर प्रदेश में। तो जनता जनार्दन है, इसलिए जनता जनार्दन कही जाती है, और उस चीज को हमने स्वीकार किया है। हमने तो आपको बधाई भी दी है कि आपको जीत की बधाई, और हम समीक्षा कर रहे हैं, और हमारे जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं पार्टी नेतृत्व के, वो भी समीक्षा कर रहे हैं गलतियां कहां की हुई,
पार्टियां और सरकारें चेंज होती रहती है, लेकिन इसका गुरूर और घमंड बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। कोई घमंड नहीं, ये तो घमंड आपके चेहरे पे अभी भी झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कतई घमंड नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक सेवक के रूप में, जनता के सेवक के रूप में जो उसके चुनौती को स्वीकार करते हुए स्वीकार जनादेश का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करेगी। आदरणीय अपराधी ने सवाल उठाया, हमने सिर्फ उसका जवाब दिया। कोई घमंड, हमको सत्ता में रहते घमंड नहीं था, सत्ता के बाद किस चीज का घमंड? सत्ता में तो आपका घमंड तो शिवपाल जी ने बताया ये घमंड की हार है। मुलायम सिंह जी ने भी उसकी स्वीकृति दी, घमंड की हार है। तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बताया कि घमंड की हार है। चलिए ठीक है, अब समय कम है, समय कम है। संपादक की टिप्पणी चाहेंगे आपसे? हम जहां घमंड कर रहे हैं तो आपका दिख रहा है। लेकिन मैं राज्यसभा में 2018 में समाजवादी पार्टी और बसपा जी, विधान परिषद में 2018 में ये दोनों पार्टी कांग्रेस हाँ, अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे जी, सपा तो एक दो कैंडिडेट भेज भी लेगी, बसपा के लिए वो भी संभव नहीं, कांग्रेस के लिए वो भी संभव नहीं। वो छोटा मसला है जी। एक बार राज्यसभा में नहीं जाएंगे आदमी तो भी आसमान नहीं गिर जाएगा। लेकिन दो तीन बातें बड़ी साफ है जैन साहब, और ये बात मैं दिलीप श्रीवास्तव से भी कहूंगा, प्रदीप सिंह से भी। अगर अदालत से फैसला हमारे हक में ना आए तो अदालत पर, जज पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जनता की अदालत से निर्णय आए तो जनता की समझ पर उंगली मत उठाइए। इशारों में भी जनता इससे चिढ़ती है। हमने जब आपके माथे पर तिलक लगाया तो हम काबिल, और हमने दूसरे के माथे पर तिलक लगाया तो हम मूर्ख। हमने तीसरे के माथे पर तिलक लगा दिया, आप दोनों को नकार कर, तो हम पागल। जनता ये सोचती है कि एक ही माथे पर तिलक लगाएं तभी हम अच्छे माने जाएंगे, तो वो कहती मेरे ठेंगे से, फिर नहीं मानती। ये बात ध्यान रखनी होगी मित्र। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा, इस देश में कोई पार्टी, कोई नेता, माई का लाल इतना बड़ा न हुआ, न हो सकता है कि इस महान देश की जनता को गुमराह कर ले, ठग ले। कोई नहीं हो सकता। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, विकास ऐसी अवधारणा है जो आंख से दिखती है, हाथ से छू के देखी जा सकती है। उसके लिए प्रचार की जरूरत नहीं। मेरे गांव में अस्पताल खुला हो, मुझे टीवी में देख के पता लगेगा क्या? आप बताओ, मेरे मोहल्ले में अस्पताल खुले तो मुझे उसके लिए टीवी देखना पड़ेगा, के न्यूज लगा के? नहीं ना। सबसे पहले तो मुझे पता लगेगा। और चौथी एक महत्वपूर्ण बात, अगर मंच से, दो मंच है या तीन मंच है, कितनी पार्टियां मैदान में है, जैसे यूपी में 3 बड़े मंच थे, एक पे गठबंधन, एक पे बसपा, एक पे भाजपा। अगर 2 मंच ये कहते हैं कि एक वर्ग केवल हमको वोट दे, और जैसे वो नहीं लिखा था मिठाई की दुकानों पे कि असली राम आश्रय हलवाई की दुकान, ऐसा दावा करे कि असली हितैषी को देखो, असली हम है, वो नकली है, तो इसका काउंटर भी होगा। क्यों नहीं हम इस बात से अलग हट जाते हैं? क्या जरूरत है इस बात की? ये कहना अपने में लोकतंत्र की मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है कि फला जात केवल हमको वोट करे, हम उसके खास हैं, या फला मजहब हम ही को वोट करे क्योंकि हम उसके असली हितैषी हैं। मुझे लगता है इसका भी जनता में अच्छा संदेश नहीं जाता। बाय लार्ज जो भी उदार मन लोग हैं, उनके मन में इस बात से अच्छा संदेश नहीं जाता भारत में। और परिणाम ये बताता है
2014 में भी जो प्रचार हुआ था, खासतौर से प्रदीप सिंह जी से कहूंगा, इनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी। 2014 में एक प्रचार हुआ कि भाई अगर फला शख्स आ जाएगा तो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और रक्त की नदियां बह जाएंगी। ये बोला गया मंच से, रिकॉर्डेड है, अपने मन से नहीं कह रहा जी। जनता ने कहा अमा एक बार आजमा के देख लो, है? क्या नतीजा निकला देखा ना आपने। क्या ये देश गाजर मूली है कि कोई आएगा टुकड़े टुकड़े करके चला जाएगा? आदमी बड़े हैं ये मैं कभी नहीं मानता। देश इतना बड़ा और मजबूत है कि कोई इसको टुकड़े टुकड़े कैसे कर जाएगा? कोई 5 साल सरकार में रह लेगा तो देश तोड़ के चला जाएगा क्या? हाँ। पार्किंग का ठेका मिलता है एक निश्चित समय सीमा के लिए मित्र जी। कोई पार्किंग का ठेकेदार पार्किंग की जमीन का मालिक नहीं हो जाता। हिंदुस्तान में कोई भी सरकार हिंदुस्तान की मालिक थोड़ी ना हो जाएगी ताउम्र के लिए। हर 5 साल में जनता नया टेंडर खोल देती है, नया। बिल्कुल, ये तो समझना पड़ेगा ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात मित्र ये है, विकास बाकी सब मुद्दों पर आप 19-20 कर सकते हैं, विकास एक ऐसा मसला है जैन साहब, प्रदीप भाई, जिसमें न मोदी जी किसी को गुमराह कर सकते, न मुलायम सिंह जी, न राहुल जी। ये जान लीजिए, जनता आंख से देखती है और खुद महसूस करती है, तब फैसला करती है जी। अगर विकास हुआ तो कोई झुठला नहीं सकता और नहीं हुआ तो किसी के कहने से जनता मानती नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जनता को कोई गुमराह नहीं कर सकता। केसी जैन जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, दिलीप श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और प्रदीप सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अमिताभ अग्निहोत्री आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।